सबसे पहले हम आपको कुछ बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है। यह क्लास 12 की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह 2026 यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा है 2025 और 2026 के लिए। तो हमने किस विषय का टॉपिक लिया है? सामान्य हिंदी का आज पूरा निपटारा हम करने वाले हैं और यह हिंदी में 100 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ नोट के बारे में आपको बता दें। तो सबसे पहले आप जैसे नोट यहाँ लिखा है, आप इसको पढ़ेंगे कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है कि प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि इस प्रश्न पत्र को 2 खंडों में विभाजित किया गया है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। आपको सभी प्रश्न का उत्तर देना है दोस्त, और यह काफ़ी अनिवार्य है। तो चलिए अपने खंड का की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से 50 नंबर पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक से सबको देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करिए। इसमें से विकल्प दिया रहेगा और उसमें हमें चयन करना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि काशी नगरी प्रचारणी सभा के संपादक किसे कहते हैं, यानी किसकी है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा उस श्याम सुंदर दास का है। जो काशी नगरी प्रचारणी है उस श्याम सुंदर दास जी की है। तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रानी केतली की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतली के कहानी के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां दोस्तों। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक हैं। जो ये क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो उसके आंसर हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर जी। तो चौथा क्वेश्चन है हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? तो आप आंसर देंगे डॉक्टर राजकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। तो चलिए अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। तो हमें कौन लेखक हैं? आपको पता है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो दोस्तों गद्य से आपको 5 नंबर पूछता है और आपको आंसर देना होता है और आपको यहाँ से 5 नंबर मिलता है। तो चलिए अपने पद की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से क्या दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। उसी तरह हमें यहाँ पर ही चयन करना है। तो चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कवि नहीं है। ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कौन से कवि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा रैदास जी नहीं है। तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है, यानी कि इसका अर्थ है कि सम्मानित किया गया है। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक माने जाते हैं। तो अज्ञेय प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक माने जाते हैं दोस्त। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, यानी किससे मिला था? तो उनको उर्वशी पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है परिवर्तन किस कवि के रचना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत जी का है। तो दोस्तों गद्य से आपको 5 नंबर मिलता है और पद से आपको 5 नंबर मिलता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से आपको 10 नंबर प्राप्त हो जाता है। और यही आप 10 नंबर यहाँ से प्राप्त कर लेंगे तो आपका स्कोर बढ़ जाता है। तो चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्त, और यह 10 नंबर का पूछा जाता है। एक यहाँ पर आपको 2 दिया रहेगा क्वेश्चन और 10 नंबर का पूछा रहेगा और आपको एक करना है। तो चलिए पहले आप तीसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से पेपर में तो भी लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इस गद्यांश को पढ़ना है दोस्त और इस पर इसी में सही आंसर है और इस पर पढ़कर आपको आंसर देना है। तो पहला है साहित्य कला नित्य गीत आमोद, ये है। और दूसरा हमारा क्या है आपको दिखाते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं अथवा करके पूछा है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कर है केवल उतना ही याद रखते हैं। आपको ऐसे पढ़ना है दोस्त और यहाँ से आपको सही से पढ़ना है क्योंकि आपको यहाँ से 10 नंबर मिलेगा।
तो हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम आज पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि साहित्य कला, नृत्य कला, आमोद को आज हम सबसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आपको पेपर में पढ़ना है तो भी आंसर देना है, क्योंकि आप जब इसे पढ़ लेंगे तो आपको आंसर देने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए पहले इसका प्रश्न पढ़ते हैं, तो फिर इसका आंसर देंगे। तो इसका जो क्वेश्चन है दोस्त वो है, पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। हमें गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। यहाँ से आपको गद्य से पूछा है और पद्य से आपको 10 नंबर मिलेंगे और गद्य से 10 नंबर मिलते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो चलिए अपने इसे लिखते हैं। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। आप किसका लिख रहे हैं? तीसरे का। तो आपको ऐसे डालना है एग्जाम में, तभी आपको 10 नंबर दिया जाएगा दोस्त। तो आपको यहाँ पर पहला डाल के संदर्भ लिखना है। संदर्भ में लिखेंगे आप, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। जो इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। आप इसे काली पेन से लिखेंगे और लिखेंगे, और पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। जो जिस पाठ से लिया गया आप उस पाठ का नाम लिख देंगे, और किस पाठ से लिया गया? राष्ट्र का स्वरूप। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। और चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस पर रेखा खींची गई है उसकी हमें व्याख्या करनी है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। आप इसे पढ़ेंगे तो आप अपने शब्दों में इसे बनाकर लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे, हमारी बाह्य संस्कृति बाह्य रूप से भले ही भिन्न हो, किंतु आंतरिक रूप से एक सूत्र में बंधी है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति को आत्मसात करता है और उसे उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। ये थी इसकी व्याख्या दोस्त। तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें क्या बोला गया है कि यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये हमारी लक्षण, आपको इसी को पढ़ना है और इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है, यही इसे कहा गया है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके प्रसन्नित होते हैं। तो चलिए इसका आंसर देते हैं। आप जब इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखी है एक लाइन कि जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। तो आप यहाँ से और यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे और ये तीसरा का आंसर हो जाएगा। हमने आपको यही लिखा है, आप देख सकते हैं। हमने लिखा, सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति को ग्रहण करके आनंदित होता है। इसका यही आंसर है। तो चलिए अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है। विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है, हमें अर्थ लिखना है। और यह सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं और आपको ये 10 नंबर देके जाएंगे दोस्त, और आप इसको तैयार करके ज़रूर जाना है। हमने आपको पिछली वीडियो में आपको कैसे गद्य का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या कैसे करना है हमने बताया है, आप उसे देख लेंगे। तो चलिए अपने चौथे क्वेश्चन को हम करते हैं। तो हमारा विश्वव्यापी का अर्थ होता है, वो होता है प्रत्येक संस्कृति को ग्रहण करना और आनंदित होना। तो चलिए अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। कि हमें कौन सी भावना बताना है कि राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। हम पांचवें का आंसर लिखेंगे, उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो इसका यही आंसर था जो दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। तो चलिए अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको उसी तरह इसे भी पढ़ना है और इससे आपको 10 नंबर दिए जाते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए इसको भी हम लिखते हैं। तो चलिए इसका भी आंसर देते हैं और हम पहले का आंसर देंगे दोस्त। तो हमें क्या लिखना है, सूखी जाति मलिन ललिता जो धरा में पड़ी हो, तो पावे के निकट उसको शाम के लाल गिरना
तो हम इसका आंसर लिखने वाले हैं दोस्त, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह राधा और कृष्ण के बारे में दिया गया है और हमें राधा कृष्ण के बारे में ही लिखना है। तो चलिए पहले का क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो फिर इसका आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। हमें गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो चलिए इसका पहला आंसर देते हैं। तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक पवन दूतिका तथा इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिरोध जी हैं। इसका पहला का आंसर हो गया। तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और हम इसको व्याख्या आपको सबसे आसान शब्दों में बताएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हम व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे राधा कहती है कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष को कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो उसे प्रिय के सामने धीरे से रख देना और उन्हें बताना कि उसी प्रकार मैं भी पत्ती नायिका के समान पीली पड़ती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है कि धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना कि आपको, हमने बताया ना कि धीरे धीरे से उनके चरणों के करीब पत्ती रखना और ये बताना कि जिस तरह पत्ती पीली पड़ती जा रही है दोस्तों, वैसी राधा ही पीली पड़ती जा रही है। आपको यही लिखना था। तो चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती है। तो हमने बताया ना आपको क्या करने के लिए कहती है कि आपको उनके चरणों के सामने रख देना और उससे कहना कि जिस तरह पत्ती पीली पड़ती जा रही है उसी प्रकार राधा पड़ती जा रही है पीली। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो हम तीसरा का आंसर लिखेंगे कि राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई को श्री कृष्ण के पांव के पास गिरा देने को कहती है। जो पत्ती है उनके श्री कृष्ण के पांव के पास गिरा देने को कहती है राधा। तो चलिए अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती है। तो जो चौथा क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस प्रश्न को जब पढ़ेंगे, एक बार इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर देना काफ़ी आसान हो जाएगा दोस्त। और आप बोर्ड में इसको ज़रूर एक बार ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे आपको 10 नंबर दिया जाता है। तो चलिए अपने चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम लिखेंगे कि सूखी लता से राधा कृष्ण को यह संदेश देती है कि मैं प्रेम से रहित किस प्रकार नित्य हूँ, सूखती तथा मलिन होती जा रही हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा पांचवा क्वेश्चन है कि पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है, अर्थात इसका क्या मतलब है जो राधा श्री कृष्ण के पाँव के पास रखने का कहती है। तो चलिए अपने पांचवें क्वेश्चन को लिखते हैं। तो हम लिखेंगे यह अभिप्राय है कि मैं भी प्रोसित पत्रिका नायिका के समान पीली पड़ती जा रही हूँ। तो दोस्तों हमने आपको गद्य का 10 नंबर तथा पद्य का 10 नंबर बताया काफ़ी आसान शब्दों में। और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे आपको 10-10 नंबर मिलता है। और यहाँ से और आपको इसी प्रकार गद्य और पद्य का लिखना है और इस आप 10-10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा और आपको यहाँ से 20 नंबर इसका मिल जाएगा। और हमने 10 नंबर आपको पहले गद्य का 5 नंबर और पद्य का 5 नंबर बताया है और आपका 30 नंबर यहाँ से क्लियर होता है। और दोस्तों आपको एक बार इसे ज़रूर हल करके जाना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर कहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन बना कर दे ही नहीं सकता। तो चलिए इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना होता है और उनकी कृतियाँ लिखनी होती है। और आपको साहित्यिक परिचय से 3 नंबर और कृतियाँ आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलता है और इससे आपको 5 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाता है। और पद से भी हमें 5 नंबर प्राप्त हो जाता है और यहाँ से आपका 10 नंबर बन जाता है। तो चलिए हम आपको पहले
गद्य के लेखक का साहित्यिक परिचय बताते हैं, फिर पद्य के लेखक का साहित्यिक परिचय बताएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं वासुदेव शरद अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको डालना है कि पांचवे का आप किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में जरूर डालना है। तो आप लिखेंगे कि इस प्रकार, जैसे हमने आपको बताया कि प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, पांचवे का आपको इस प्रकार एग्जाम में लिखना है। तो हम लिखेंगे इसके आगे। पहले आपको कुछ की पॉइंट्स हम बता देते हैं, जैसे आपको आसानी होगी साहित्य परिचय लिखने का। सबसे पहले आप जिस कवि का नाम लिख रहे हों, यानी आप जिस कवि का साहित्यिक परिचय लिख रहे हों, और आप उस कवि का की पॉइंट्स कुछ लिख देंगे एग्जाम में ताकि आपका टाइम बचे और एग्जामिनर को जल्दी उनकी पॉइंट्स को देखकर आपको 5 नंबर दे दें। जैसे आपको नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, जन्म लिखना है, शिक्षा लिखनी है, और स्थान लिखना है, और मृत्यु लिखनी है, और उनकी रचनाएं लिखनी है। ये सारे की पॉइंट्स को आप लिख देंगे तो एग्जामिनर का भी टाइम बचेगा और आपका भी टाइम लिखेगा। और आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, और साहित्य परिचय इससे अच्छा और कहीं नहीं लिखा जाता है। सबसे पहले आपको नाम लिखना है कि वासुदेव शरद अग्रवाल जी हैं, और इनका जन्म कब हुआ आप देख सकते हैं, हमने इस प्रकार लिखा है। तो चलिए सबसे मेन पॉइंट उनके साहित्यिक परिचय के बारे में हम देखते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय और लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरद अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ करके अपनी रचनाओं में योग्यता, अनुभव एवं बुद्धि की असाधारणता प्रतिभा द्वारा भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता के अमित चित्रों को चित्रित करते हुए अनुसंधान की तीव्र प्रवृत्ति का भी समावेश कर दिया। जो डॉक्टर वासुदेव शरद अग्रवाल हैं दोस्तों, उन्होंने अपना साहित्यिक जीवन कविता लेखन से प्रारंभ किया और उनकी रचनाओं में योग्यता, अनुभव आदि का प्रचुर भावना प्रकट मिलती है। तो इसके आगे आप लिखेंगे, इन्होंने साहित्यिक जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया है। ये केवल एक गद्य ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। तो दोस्तों जो डॉक्टर वासुदेव शरद अग्रवाल है वो गद्य के लेखक ही नहीं, वो काव्य प्रेमी थे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्त। और आप इनका साहित्यिक परिचय तैयार कर लेंगे, और आपको किसी का भी साहित्यिक परिचय तैयार नहीं करना, नहीं तो आप दो कवि का या लेखक का साहित्यिक परिचय तैयार कर लेना है, 2 गद्य से तैयार कर लेना, 2 पद्य से तैयार कर लेना है। और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसका पूछा गया है, डॉक्टर वासुदेव शरद अग्रवाल का पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूछा गया है, और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का पूछा गया है। आप 2 गद्य से याद कर लेना, 2 पद्य से याद कर लेना, और इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। तो दोस्तों हमने आपको साहित्यिक परिचय सबसे आसान तरीके से बताया है। तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमें पद से है और हमें भी साहित्यिक परिचय लिखना है। तो चलिए इसका भी लिख देते हैं। तो हम लिखने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय लिखने वाले हैं दोस्त, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह सबसे अच्छे तरीके से हमने आपको लिखा है। तो चलिए इसको लिखते हैं कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने गद्य में आपको बताया कि कैसे आपको लिखना साहित्यिक परिचय, उसी प्रकार आप पद्य में भी साहित्यिक परिचय लिखेंगे। आपको ये सब देख लेंगे। तो चलिए आपको इसके आगे साहित्यिक परिचय हम बताते हैं। तो आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि ये राष्ट्रीय विशेषताओं से भरपूर रचना करते थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए इनको सभी कवियों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। तो जो मैथिली शरण गुप्त थे दोस्त, उनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम दिखाई देता। आप किसी का भी साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं दोस्त, सिर्फ आपको उनके जीवन के बारे में कुछ की पॉइंट्स जान लेना है, और आपको उनकी राष्ट्रभक्ति पर रचना से तैयार करनी है, और ऐसे आप किसी भी का भी लिख सकते हैं। तो आगे लिखेंगे कि साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया, और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। गुप्त जी ने खड़ी बोली के विषय में भी अपना योगदान दिया। ये द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। और अब उनकी कृतियाँ लिखेंगे हम।
कि गुप्त जी की समस्त रचनाएं दो प्रकार की हैं। इन्होंने दो प्रकार की रचना की है, एक की है अनुदित रचनाएं, एक की है मौलिक रचनाएं। पहले अनुदित रचनाएं हम देख लेंगे, फिर मौलिक रचनाएं देखेंगे। तो पहला है वीरांगना, दूसरा है मेघनाद वध, तीसरा है वृत्ति संहार आदि। तो चलिए अब उनकी मौलिक रचनाओं के बारे में हम देख लेंगे। तो उनका मौलिक रचना है साकेत, भारत भारती, यशोधरा। तो दोस्तों हमने आपको सबसे आसान तरीके से मेथी सर्वगुप्त का साहित्यिक परिचय बताया है, और आप इस तरह अगर एग्जाम बोर्ड में लिखेंगे तो काफ़ी आसान रहेगा, और एग्जामिनर को आपको 5 नंबर देने से रोक नहीं सकता दोस्त, क्योंकि आप इस तरह की पॉइंट्स लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको वही चेक करके और साहित्यिक परिचय को थोड़ा देख लेगा, और कृतियाँ जैसे हमने आपको रचनाएं यहाँ डाल ली हैं वहाँ पे आपको साकेत, भारत भारती इस तरह लिख देना है और आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंचलाइट कहानी का पात्र गोधन का चित्रण लिखना है, अर्थात पंचलाइट किसे कहते हैं आपको उससे बताना है, या ध्रुव तारा के उद्देश्य का प्रकाश डालना है। तो चलिए हम पंचलाइट को सबसे अच्छे शब्दों में जान लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो 6वां क्वेश्चन था, पंचलाइट का सारांश हमें लिखना था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यह अभी 5 नंबर का पूछा जाता है, और आपको अथवा करके 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको 1 क्वेश्चन का करना है। तो चलिए अब पंचलाइट को हम लिखते हैं। तो पंचलाइट हम लिखेंगे कि पंचलाइट कहानी का सारांश डालेंगे और लिखेंगे कि पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित है। जो पंचलाइट है रेणु जी द्वारा लिखित है, और यह एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। पंचलाइट का अर्थ पेट्रोमैक्स होता है, अथवा गैस की लालटेन होती है, जो पहले गांव के लोग यूज करते थे, जो लालटेन होता है, और उसे भी पंचलाइट कहते हैं। गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है जिसने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा है। गांव वाले उसे पंचलाइट कहकर पुकारते हैं। और इसके आगे लिखेंगे, अब प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। किसी को भी पंचलाइट जलाना नहीं आता था, केवल गोधन पंचलाइट जलाना जानता था। गुलरी काकी गोधन को बुलाकर लाती है, और फिर उसे गोधन ने पंचलाइट को बिना स्पिरिट के गरी के तेल की मदद से जला दिया। और इसके आगे आप लिखेंगे, पंचलाइट जलाते ही लोग खूब प्रसन्न हुए और गोधन की सारी गलतियों को माफ कर दी गई और उसको पुनः समूह में शामिल कर लिया गया, और फिर से कीर्तन शुरू हो गया। और इस कहानी को दोस्तों सबसे आसान शब्दों में हमने लिखा है। आपको हम इसका सारांश सबसे आसान शब्दों में बताएंगे। तो आप इस कहानी को एक बार पढ़ लेना, और हम आपको बताते हैं कि पंचलाइट कहानी में 2 पात्र प्रमुख हैं। एक पात्र गोधन का प्रमुख है और एक पात्र है गुलरी का। और चलिए अपने 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है कि स्वपठित खंडकाव्य के प्रमुख पात्र या नायक नायिका का चरित्र लिखना है, और यह भी 5 नंबर का पूछा जाता है दोस्त। और इसका हम आपको एक अलग से वीडियो ला के आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और काफ़ी दोस्तों को इसमें समस्या होती है कि आप कैसे इसे लिखें, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है, और हम आपको एक अलग से इसका पूरा वीडियो बना कर लेके आएंगे। तो चलिए अपने खंड खा की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से आपको 7 नंबर दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ से 7 नंबर आपको दिए जाएंगे, जो कि 14 नंबर यहाँ से आपको मिलता है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है, और यहाँ से आपको 7 नंबर मिलता है। तो चलिए हम इसको सबसे आसान शब्दों में आपको बताते हैं। तो दोस्तों अब हम अपना 8वां क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो हम इसको हल करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यह 7 नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको किस प्रकार हल करना है, आपको किस प्रकार एग्जाम में लिखना है, आपको हम बता देंगे। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार खंड खा डाल लेना है, क्योंकि हम खंड खा पे पहुंच गए हैं, और प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना है कि 8वें का करने वाले हैं, और आपको डालना है। संकेत से आप क्या होगा कि आप किस क्वेश्चन को कर रहे हैं, एग्जामिनर को ये पता चलेगा और वही देखेगा। तो आपको संकेत इस प्रकार डाल लेना है कि पहले का एक अक्षर उठाना है और लास्ट का एक अक्षर लिखना है, और डॉट डॉट लाइन उसके बीच में करना है। आपको इस प्रकार संकेत डाल लेना है, और पहला
अब उसको चलिए हम संदर्भ और अनुवाद करके आपको दिखाते हैं। तो लिखेंगे आप संदर्भ, पहले हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। आपको इस प्रकार संदर्भ लिखना है और अब इसका अनुवाद करेंगे हम। तो हम हेडिंग डालेंगे अनुवाद और लिखेंगे कि जैसा साधन संपन्न का जीवन है वैसे ही तुम्हारा जीवन भी रहेगा। धन की अमरता की आशा नहीं है। जिस मैत्रेय ने कहा जिससे मैं न हो सकूं उसे भगवान जो कुछ अमरता का साधन जानते हो वही मुझे बताएं। यज्ञवल्क्य बोले, तू मेरी प्रिया रही है और इस समय प्रिय बोल रही है, और बैठ तुमसे अमृत के साधन की व्याख्या करती हूँ। और इस प्रकार आपको अनुवाद लिखना है। आप जब इसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको जैसे ये लिखा है यज्ञ चल परोत्रम जीवन तथेव ते जीवन, इस प्रकार आप पढ़ेंगे तो आपको इसे याद करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह आपको 7 नंबर देगा दोस्त। तो आपको इस प्रकार, जिस प्रकार हमने बताया कि आपको इसी प्रकार लिखना है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ से व्याख्या भी करना है, अनुवाद हमें करना है। दोस्तों यहाँ से आपको 7 नंबर मिल जाएगा, वहाँ से गद्य से 7 नंबर, पद्य से 7 नंबर, आपको संस्कृत से 14 नंबर मिलता है दोस्त, और जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके परसेंटेज को बढ़ाने में। तो हम देखेंगे, पहला हमारा है नामा रोचते भद्रम व, पहला ये है। दूसरा हमारा है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्वते घटा, दूसरा हमारा ये है। तो हम आज जल बिंदु को करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इस श्लोक को आप याद करके जाना, ये श्लोक काफ़ी बार पूछा गया है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो हम क्या डालेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 8वें का खा, आपको इस प्रकार डालना है। और हम जैसे हम डाले हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या 8वें का खा, और आपको संकेत जरूर डालना है कि जल बिंदु डाट डाट चा धनस्यंचा। तो आप संदर्भ लिखेंगे, यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। आपको इस प्रकार संदर्भ लिखना है और इसका आप अनुवाद आप करेंगे। आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे, अनुवाद डालेंगे कि भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है, जिससे मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन है। इस प्रकार आपको लिखना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्त, और इससे आपको थोड़ा सा याद करना है और आपको यहाँ से 7 नंबर आसानी से मिल जाता है। चलिए अपने 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, अब हम अपने व्याकरण की ओर बढ़ेंगे। हमारा 9वां क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों का प्रयोग करना है। हमें एक का अर्थ लिखना और वाक्य का प्रयोग करना है। जैसे ईंट से ईंट बजाना, तो इसका अर्थ हो जाएगा पूर्णतः नष्ट कर देना। जो ईंट से ईंट बजाना होता है उसका अर्थ हो जाएगा पूर्णतः नष्ट कर देना, और आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो हम चलिए एक एक का वाक्य प्रयोग करके दिखाते हैं। आप इस तरह हेडिंग डालेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 9 का पहला कि ईंट से ईंट बजाना, अर्थात इसका अर्थ होता है दोस्तों पूर्णतः नष्ट कर देना। और आप लिखेंगे अपनी माता के कत्ल का बदला लेने के लिए मोहन सोहन के घर ईंट से ईंट बजा दी। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, वाक्य प्रयोग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यह इससे आपको एक एक नंबर मिलता है, यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा। तो हमारा क्या बोला गया है इसमें, आप देख सकते हैं कि किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना था। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, आपको किसी एक का वाक्य प्रयोग करना है। तो चलिए, दूसरा है उंगली पर नाचना, और तीसरा है आंखों में काना राजा। तो चलिए एक एक करके सारे मुहावरों को देख लेते हैं। तो आप पहले आप इस प्रकार लिखेंगे कि उंगली पर नाचना, इसका जो आंसर हो जाएगा अपने वश में करना। जब कोई वस्तु उंगली पर नचाई जाती है तो व्यक्ति अपने वश पे कर लेता है। तो आप वाक्य प्रयोग लिखेंगे, जिलाधिकारी सभी कर्मचारियों को अपनी उंगली पर नचाता है। तो तीसरा क्या है, अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्खों में थोड़ा चतुर
माना जाता है। तो इसका वाक्य प्रयोग आप करेंगे कि सोहन आजकल गांव के अंधों में काना राजा बना फिरता है, क्योंकि वह गांव में अकेला ही ग्रेजुएट है। इस प्रकार आपको सभी का वाक्य प्रयोग नहीं करना है दोस्तों, आपको एक का वाक्य प्रयोग करना है और उसका अर्थ लिखना है। और आपको एग्जाम में ऐसा बोलेगा, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखना है। हमने आपको सारा क्वेश्चन करके दिखाया है और तो आपको एक ही करना है। दोस्तों चलिए अपने 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है कि हमारा कि निम्नलिखित गद्यांश अथवा पद्यांश में किसी एक पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर देना है। तो और इससे आपको 5 नंबर दिया जाता है दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे ए आउट ऑफ सिलेबस होता है कि कहीं से कोई कहानी उठा लेगा और आपको दे देगा और आपको पढ़ के उसी में इसका आंसर होता है और आपको देना होता है। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। तो आज हम करने वाले हैं कि कम देकर ज़्यादा पाने की आदत बहुत बुरी है। आज इसको हम करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, किस आदत को बुरा कहा गया है, तो हम लिखेंगे, हम हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 10 है हमारा। और संकेत आपको जरूर डाल देना है दोस्त, ताकि एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगे। और कम देकर डर आत्म सहता है। तो पहला क्वेश्चन जो था हमारा दोस्त, वो था क्या था, किस आदत को बुरा कहा गया है। तो हम लिखेंगे कि कम देकर ज़्यादा पाने की आदत को बुरा कहा गया है। आप जब इसे पढ़ेंगे या आप देख सकते हैं कि क्या कहा गया है कि कम देकर ज़्यादा पाने की आदत को बुरी कहा गया है। आप इस प्रकार जब इसे पढ़ेंगे एक बार, तो आपको तुरंत इसका पहला आंसर मिल जाएगा। तो आप इसे पढ़कर आसानी से 5 नंबर पा सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तन का पूरा पड़ जाए पर मन रोता रहा, आपको इस का भाव स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं कि पंक्ति का भाव यह है कि कभी न चुकने वाला ऋण है, जिससे जीना बहुत कठिन होता है। इसका दूसरा का आंसर है। और इसके आगे लिखेंगे, और वह मरने तक हर जीने वाला पीता रहता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो चलिए अपने इसके तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि प्रस्तुत कविता से क्या संदेह मिलता है। इस पूरी कविता से हमें क्या संदेह मिलता है, हमें इस भाव को स्पष्ट करना है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। हम लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में यह संदेश है कि व्यक्ति को कम देकर ज़्यादा पाने की इच्छा रखते हैं और वे कभी दूसरों का हित नहीं सोचते हैं और वो अपना काम निकालना जानते हैं। दोस्तों आजकल ये हो रहा है कि दोस्तों किसी का काम बन जाए और वो किसी व्यक्ति को छोड़ देते हैं, चाहे उनका सगा हो या संबल, और किसी का हित नहीं देखते हैं। और इसका कविता में यही कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करना है। हमें सही अर्थ का चयन करना है। जैसे तो हमारा क्वेश्चन है कि पाक और पाग, जो पाक का अर्थ होता है पकना होता है दोस्त, और पाग का अर्थ होता है पागना। तो पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और नीर, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नीर और नीड़, नीर का अर्थ होता है एक जल, और नीर का जो नीड़ है उसका अर्थ होता है घोंसला। तो हमारा आंसर हो जाएगा गद्दा, जल और घोंसला। आप इस तरह इसे कर सकते हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह 1-1 नंबर का पूछा जाता है और 2 नंबर यहाँ से आपको मिलते हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सही शब्द का चयन कीजिए। और जैसे हमारा क्वेश्चन है, पीने की इच्छा रखने वाला, जो पीने की इच्छा रखने वाला होता है उसे क्या कहते हैं। तो पीने की इच्छा रखने वाले को हम दोस्त पिपासु कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जिसका कोई आकार ना हो उसे हम क्या कहते हैं, निराकार। जिसका कोई आकार नहीं होता दोस्त, उसे हम निराकार कहते हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध कीजिए। हमें किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। जैसे मैं महेश को पढ़ाता हूँ, आपको इसे शुद्ध करना है। जैसे गमला मेज में रखा है, आपको इसे शुद्ध करना है। आप इन्हें किसी चारों में से किसी 2 को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे मैं कलम के साथ लिखता हूँ,
तो ये नहीं हो जाएगा, मैं कलम से लिखता हूँ, इसका अर्थ ये हो जाएगा ऐसे है कि गमला मेज में रखा है, तो इसका जो सही शुद्ध हो जाएगा गमला मेज पर रखा है। आप इस प्रकार दो को शुद्ध कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको भी 2 नंबर मिल जाते हैं। तो चलिए अपने 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा 12वां क्वेश्चन है कि हास्य रस अथवा वीर रस की परिभाषा लिखना है, और उसके बाद कहा है कि श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा की परिभाषा लिखना है, और तीसरा है सोठा और हरिगीतिका का परिभाषा लिखना है। और यहाँ से आपको 2-2 नंबर दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये व्याकरण वाले क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी को देख लेते हैं। तो पहले हम आज हास्य रस की परिभाषा लिखेंगे। तो चलिए हास्य रस की परिभाषा लिख लेते हैं। आप प्रश्नोत्तर संख्या 12 डाल लेंगे और लिखेंगे हास्य रस का हास्य रस, और हेडिंग डालेंगे हास्य रस, और लिखेंगे किसी की आकृति, क्रिया, कलाप और वेशभूषा को देखकर मन में जो हर्ष का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। और इसका हम उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण लिखेंगे कि हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। आपको इस उदाहरण देखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, और हमने आपको हंसी का भाव जैसे जागृत होता है उसी पर सबसे पहला उदाहरण लिखा है। और आपको स्पष्टीकरण नहीं पूछेगा, पर हमने दोस्तों आपको स्पष्टीकरण भी यह बताया है। जैसे इसका जो रस है, रस कौन सा, हास रस है। इसका स्थायी भाव क्या है दोस्तों, हास है। और संचारी भाव है हर्ष, और उद्दीपन है वेशभूषा को अर्थात खड़ी बोली। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो था वो था कि श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार को हमें लिखना है। तो चलिए आपको हम श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार दोनों अलंकार बताते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त। या कोई अलंकार पूछ लेगा तो हम आपको दोनों अलंकार करके दिखाते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे इक्खा की श्लेष अलंकार, और आप लिखेंगे यहाँ पर जहाँ एक शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ का प्रकट हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। चलिए इसका उदाहरण देखकर आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और तो आप इसका उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानुष चून। आपको इस प्रकार लिखना, और इसका स्पष्टीकरण हमने बताया है कि इस दोहे में पानी शब्द का 3 अर्थ है। तो पहला पानी शब्द का जैसे अर्थ है विनम्रता अर्थात मनुष्य से है, और दूसरा पानी शब्द का अर्थ है मोती, मोती जैसे चमक से है, और तीसरा पानी शब्द का अर्थ है चून अर्थात पानी शब्द का है। जैसे हमने आपको करके दिखाया, आप देख सकते हैं। जैसे तो पहला जो पानी शब्द का अर्थ था वो मनुष्य से था, विनम्रता के भाव से था। दूसरा पानी शब्द का मोती से था, तीसरा चून से था पानी के शब्द। तो चलिए अब उत्प्रेक्षा अलंकार देख लेते हैं दोस्तों। तो आप हेडिंग डालेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, और इसमें लिखेंगे जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण आप लिखेंगे कि सुभत ओढ़ो पीत पटु, शाम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर, अपित प्रयोग प्रभात। और इसका आप स्पष्टीकरण करेंगे कि इस उदाहरण में श्री कृष्ण की संभावना नीले पर्वत से की जा रही है। तो दोस्तों हमने आपको श्लेष अलंकार और तथा उत्प्रेक्षा अलंकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमने सबसे आसान शब्दों में इसका उदाहरण और इसका स्पष्टीकरण बताया है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपने जो हमारा 13वां क्वेश्चन है कि अपने जिलाधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अपने नगर की प्रमुख सड़कों पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने का अनुरोध किया गया। अर्थात आपको अथवा में दे रहेगा, आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा। तो जो हमारा 14 क्वेश्चन है आप उसे देख लीजिए कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली अर्थात निबंध लिखना है, और ये आपको 6 नंबर का पूछेगा और ये आपको 9 नंबर का पूछेगा, और यहाँ से आपका पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। तो हम दोस्तों निबंध और पत्र पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जा रही है। आपको हम पत्र पर और निबंध पर अलग से वीडियो बना कर देंगे। तो आई होप दोस्तों आपको यह पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपको दोस्तों हमने आपको इस पेपर को सबसे आसान शब्दों में
बताया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्त। और ये जो अर्धवार्षिक पेपर है, आप इस पेपर को एक बार हल कर लेना और इससे बाहर नहीं पूछेगा। और ये एग्ज़ाम बोर्ड 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह सबसे ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने आपके लिए लाए हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। और ऐसे हम सभी पेपरों का आपको सॉल्व करके दिखाएंगे दोस्त, और आपको एग्ज़ाम में सबसे अच्छा नंबर 90+ नंबर हम आपको लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।